जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी एक्साइज कांस्टेबल मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा 2023 में 23 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एसआई जैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल 400 डेज। क्या पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर? चलिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना था। करेक्ट आंसर है चेतन भगत जो हैं, यह 400 डेज बुक के राइटर हैं। चेतन भगत की जो बुक्स हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये जब भी कोई नई बुक लिखते हैं तो आपको उसे करंट अफेयर में जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, तो यहां पूछा गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में काम करने का अधिकार शामिल है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में काम करने का अधिकार शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार शामिल है। भारत का संविधान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था 11 सितंबर 2022 को, क्या पूछा गया था? 11 सितंबर 2022 को जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 22 का कौन सा संस्करण किया गया। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा छठा। 11 सितंबर 2022 को जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 22 का जो संस्करण है यह छठे संस्करण का आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। यहां पर आप लोगों से पूछा गया था नोएडा सुपर टेक ट्विन टावर्स कब ढाए गए थे। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, काफी चर्चा में रहा था, जहां पर नोएडा की दो बड़े टावर्स को गिराया गया था, काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को गिराया गया था, क्योंकि वह अवैध जमीन पर बनाए गए थे। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है नोएडा सुपर टेक ट्विन टावर्स कब ढाए गए थे या नष्ट किए गए थे। तो आपका आंसर होगा 28 अगस्त 2022 को नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, आप लोगों से पूछा गया है उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता संसद के विधायी प्रावधान के अनुसार देश के अनुसार तय किया गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया किस अनुसूची के अनुसार तय किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता संसद के विधायी प्रावधान के अनुसार अनुसूची 2 के अनुसार तय किया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्क्रीन पर, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर है 7610427090। इस पर क्लिक करके एमपी आबकारी एग्जाम की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आसानी से प्राप्त करके आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। यहां से आप लोगों को पता चलेगा कि अभी जो नई एजेंसी आई है व्यापम की जगह ईएसबी, यह किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही है। ठीक है, यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड किस तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां से आबकारी एग्जाम के सारे शिफ्टों के पेपर देखकर आप यह एनालिसिस कर पाएंगे। तो यदि आप लोगों को सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व किसके पास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भारत सरकार के पास। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का जो स्वामित्व है वह किसके पास होता है। तो आपका आंसर होगा भारत सरकार के पास होता है। अगर भारत की सबसे बड़ी बैंक या जो बैंकों का स्वामित्व करता है उसकी बात की जाए तो वह है आरबीआई। ठीक है, सभी भारत में बैंकिंग कार्य, जितने भी बैंकों को रेगुलेट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई जो है यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो यहां आपसे पूछा गया था अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार की शुरुआत है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो देखिए यहां पर करंट अफेयर से आज आपको इस शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को करंट अफेयर भी तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब इस अरुणोदय योजना की जो शुरुआत है किस सरकार के द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर होगा असम सरकार के द्वारा, और असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के योजना आयोग को किसने समाप्त किया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है भारत का जो योजना आयोग है इसे किसने समाप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने भारत के योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की है। किसकी स्थापना की? नीति आयोग की स्थापना की है। भारत में आज़ादी के बाद से योजना आयोग बनाया जाता था, मतलब पंचवर्षीय जो योजनाएं बनती थी वह योजना आयोग के द्वारा तैयार की जाती थी और उन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए फिर उन्हें लागू किया जाता था। उन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने वाली समिति योजना आयोग का समाप्त करके क्या बनाया गया? नया आयोग, नीति आयोग बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, 11 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी कहां शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कोटा में। 11 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी कोटा राजस्थान में शुरू हुई है। आगे चलते हैं। देखिए यह भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन था। लगभग 4 क्वेश्चन आप लोगों को अभी देखने को मिल गए करंट अफेयर, और यह 5वां आप लोगों की स्क्रीन पर। यहां पर पूछा गया है, कैरोलिन बर्टोल्जी और बेरी शार्पलेस को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार सभी के सभी पूछ लिए गए थे आप लोगों से, फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी, और जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सारे के सारे नोबेल पुरस्कार यहां से आप लोगों से पूछे गए थे। तो पूछा गया है, कैरोलिन बर्टोल्जी और बेरी शार्पलेस को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आंसर होगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। क्या पूछा गया है? किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है शाहजहां ने। शाहजहां ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। शाहजहां की बात की जाए तो शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति का वर्तमान मुद्रास्फीति में तदनुरूपी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह क्या कहलाता है, आप लोगों से यह पूछा गया है। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आधार प्रभाव। पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति का वर्तमान मुद्रास्फीति में तदनुरूपी वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो यह क्या कहलाता है? आधार प्रभाव कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स से इस बार काफी क्वेश्चन आप लोगों के आबकारी एग्जाम में पूछे गए, तो इकोनॉमिक्स भी आप अच्छी तैयार रखेंगे आने वाले पटवारी और फॉरेस्ट जैसे एग्जाम, कांस्टेबल एसआई के लिए। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है, मगध में किस शासक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है, मगध में किस शासक ने स्तूपों का निर्माण कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित थे। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तब आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त ने की थी, जिनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो यहां पर पूछा है, मगध में स्तूपों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो आपका आंसर होगा अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था। अशोक जो है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने सांची में सांची स्तूप का भी निर्माण कराया था और इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वह उपगुप्त नामक भिक्षु से ली थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मुगल मातृ पक्ष से किसके वंशज थे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। पूछा गया है, जो मुगल थे वह मातृ पक्ष मतलब अपनी माता के पक्ष से किसके वंशज थे। तो आपका आंसर होगा चंगेज खां के। मुगल जो हैं यह अपने मातृ पक्ष से चंगेज खां के वंशज थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है इस तरीके से थोड़ा सा कट गया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था, अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1970 और 2018, देखिए यहां पर क्वेश्चन को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 69%। 1970 से 2018 के बीच वैश्विक वन्य जीव आबादी में लगभग 69% की गिरावट आई है, जो कि काफ़ी हानिकारक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसीलिए वन्य जीवों के आरक्षण के लिए बहुत से अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और जो आप लोगों के रिजर्व हैं वह बनाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है 2023 गणतंत्र दिवस पर भारत द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 2023 गणतंत्र दिवस पर भारत पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा फतेह अल सीसी को 2023 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन बने इस शिफ्ट में, आप देख सकते हैं ये 6वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किसने हुमायूं की जीवनी लिखी थी। तो देखिए यहाँ पर मुगल वंश से भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं इसी शिफ्ट में। तो मुगल वंश जो जिसका अच्छा रहा होगा उसके 3 नंबर तो यहाँ पकी ही गए होंगे। तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की जीवन लेखनी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपका आंसर होगा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं जो है यह बाबर का पुत्र था। ठीक है, यह आपको याद रखना है, मुगल वंश से संबंधित था। और अगर बात की जाए मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा बाबर ने की थी। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो हुमायूं था, ये आपको याद रखना है। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो आप कहेंगे अकबर हुआ। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो जहांगीर हुआ। इस तरीके से आप लोगों को सारे के सारे याद रखना है। ठीक है, तो जो हुमायूं के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो आपका आंसर होगा हुमायूं। इसने 7 दिन मुगल दरबार में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने की प्रथा चलाई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रति वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है प्रति वर्ष 15 सितंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग के सदस्य या सभी राज्यों के राज्यपाल। तो ये जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं यह किसी भी राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना को चुना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना को चुना था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दूसरी पंचवर्षीय योजना। मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को चुना था। इस पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योगों दोनों पर ही काफ़ी ध्यान दिया गया था, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में चुना गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब हमारे स्टार्ट होते हैं दोस्तों साइंस के क्वेश्चन। जीके जीएस और आपके एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन थे करंट अफेयर के वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी वनारक्षक और जेल प्रेरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को हिंदी की 2000 प्लस बेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही होगी इन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साइंस की व्यापम के द्वारा प्रीवियस ईयर पूछे गए 2250 प्लस साइंस की पीडीएफ फाइल और साथ ही कंप्यूटर की भी आप लोगों को जो व्यापम के द्वारा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप कंप्यूटर के भी 2500 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग मध्य प्रदेश वन रक्षक एग्जाम जेल प्रेरी एग्जाम 2017-18 के प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप लोग हाल ही में कंडक्ट कराई गई मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक एमपी एक्साइज कांस्टेबल की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं या एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक से डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही तो आप इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इस नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप करके आसानी से सभी शिफ्टों की या कोई सी भी पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है खालिस्तान में पौधों में पहले पीलापन फिर कालापन पड़ना और फिर सूखना होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया इनमें से किस रोग में पौधों में पहले पीलापन आता है फिर काला पड़ते हैं और फिर सूखना शुरू होता है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपका आंसर होगा डायबेक। डायबेक रोग में पौधों में पहले
सूखना, फिर काला पड़ना। देखिए पहले क्या होता है, मुरझाना होता है, फिर पीला पड़ना होता है, काला पड़ना होता है और फिर उसके बाद सूखते हैं डायबेक रोग में जो पेड़ पौधे होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है फलों के पकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हर बच्चे को आता है। राइट आंसर है इथिलीन। इथिलीन जो है यह फलों के पकने में सहायक पादप हार्मोन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे पूछा गया आप लोगों से निम्नलिखित में से किस में औषधि गुण होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस में औषधीय गुण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, बेलाडोना में औषधीय गुण होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो आपका आंसर होगा एक दिवसीय। कैसा होता है, एक दिवसीय, सदैव एक ही पथ, या सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। जैसे सर्वप्रथम देखिए खाद्य जाल में सर्वप्रथम कौन आते हैं, तो आप कहेंगे सर उत्पादक आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर इसका उपयोग कौन करता है, तो इसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं। फिर इन शाकाहारी जीवों का जो उपभोग है कौन करता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता जो कि आप लोगों के क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर यह मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं, मांसाहारी। फिर इनका उपभोग तृतीयक उपभोक्ता करते हैं जो कि सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं। और इन तृतीयक उपभोक्ता जब इनका जीवन समाप्त होता है तो इनका उपभोग कौन करता है, अपघटक। और यह अपघटक जो है किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में हुम्स के रूप में, और इन्हें फिर वापस मिट्टी से उत्पादकों को अर्थात पेड़ पौधों को हुम्स के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एक सीधी चेन चलती रहती है, हमेशा एक दिवसीय चेन है। कभी बार ये चेन इस तरीके से पीछे की ओर नहीं चलती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक अपघटक, और फिर पुनः किसे प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा उत्पादकों को प्राप्त हो जाती है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है सदैव एक दिवसीय होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन यहां से मिसिंग है। चलिए, तो ऑप्शन आपको दिए हैं लेकिन क्वेश्चन मिसिंग हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया की सही अवधि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का प्रतिलिपि। डीएनए से आरएनए बनाने की जो सही प्रक्रिया की अवधि है, सही अवधि वह क्या है, उसकी प्रतिलिपि तैयार करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का श्यानता। श्यानता जो है यह पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है। देखिए जो आप लोगों के तेल या ईंधन होते हैं इनका श्यानता काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी गाढ़े होते हैं। कुछ क्या होते हैं काफ़ी, जैसे आपके जल की अपेक्षा क्या होते हैं, ये कुछ गाढ़े होते हैं, कुछ पतले होते हैं। जैसे पेट्रोल जल से हल्का होता है, और डीजल की बात की जाए तो इसका जो श्यान बल है वो किससे अधिक होता है, जल से अधिक होता है। तो ये अपनी श्यानता के कारण पाइपलाइन की वजह से इनकी जो यह है, पाइपलाइन की वजह से इनके परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है। कौन सा बल, श्यान बल या श्यानता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस परत के बीच देखी जाती है, तो आपका किस माह के बीच देखी जाती है आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा मार्च और अप्रैल। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति जो है यह मार्च और अप्रैल माह के बीच देखी जाती है। ओजोन परत की बात की जाए तो ओजोन परत जो है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों और पादपों की रक्षा करती है। देखिए अब ये जो ओजोन परत है इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बना होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ओजोन का जो अणु होता है वह कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा त्रिपरमाणविक होता है। कैसा होता है, त्रिपरमाणविक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, आपका आंसर होगा 3 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है ओजोन का। ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन से कि यह किस मंडल में पाई जाती है, पृथ्वी की किस परत में, जो वायुमंडल की परत है इसमें किस परत में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल में पाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहां से देखिए एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ओजोन परत के विनाश का जो कारण है वह कौन सी गैसें हैं, तो आपका आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह ओजोन परत के विनाश का कारण बनती है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनरों में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हर घर
जल योजना, हर घर जल योजना को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्या पूछा गया है? हर घर जल योजना को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गोवा। गोवा जो है यह हर घर जल योजना को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। गोवा जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, साथ ही भारत का सबसे नगरीकृत राज्य भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा के साथ तेज बुदबुदाहट देता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा के साथ तेज बुदबुदाहट देता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का इथेनॉइक अम्ल जो होता है, यह बेकिंग सोडा के साथ तेज बुदबुदाहट देता है। कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आपका आंसर होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन कैलोरी मान के आधार पर सबसे कुशल माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है कैलोरी मान के आधार पर? तो देखिए इसके ऑप्शन में आप लोगों को दिखा देता हूं, एलपीजी, कोयला, हाइड्रोजन या बुटानॉल। तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का जो कैलोरी मान है वह सबसे अधिक होता है। तो कैलोरी मान के अनुसार सबसे अच्छा ईंधन जो है वह हाइड्रोजन को ही माना जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, हमें ऑफसेट कहां मिलते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया हमें ऑफसेट कहां मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पिस्टिया में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को प्रदान किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को प्रदान किया जाता है। तो इसका जो देखो इको से मीन्स क्या हो गया? इकोसिस्टम से हो गया। इकोसिस्टम मीन्स क्या होता है? पर्यावरण। अब पर्यावरण के रिलेटेड यह मार्क जो है भारतीय सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उन्हें इको मार्क प्रदान किया जाता है। जैसे आईएसआई मार्क होता है और इको मार्क भी उसी तरीके से होता है, जो भारत सरकार द्वारा उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है, कौन सा विटामिन बड़ी मात्रा में हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है? सी, बी या फिर आप लोगों का डी, ए। तो कौन सा विटामिन बड़ी मात्रा में हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है? तो आपका जो राइट आंसर वह है विटामिन सी, जो है यह बड़ी मात्रा में हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, खालिस्तान के कारण एक सील की कई जगह में कोयला या लकड़ी का कोयला जलाना खतरनाक होता है। खतरनाक है तो बताइए। तो आप देखिए, सील की गई जगह का मीन्स क्या होता है? एक बंद कमरा। इस प्रकार से एक बंद कमरा जिसमें ना तो यहां से ऑक्सीजन अंदर आ सके, ना ही कोई बाहर गैस जा सके। तो पूर्ण रूप से इस तरीके से बंद कमरा या सील किए गए कमरे के अंदर, बताइए इनमें से किसके कारण एक सील किए गई जगह में कोयला या लकड़ी का कोयला जलाना खतरनाक होता है? तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण। जब कोयले या लकड़ी के कोयले को जलाया जाता है, जैसे ये कोयले या लकड़ी के कोयले को अगर जला दिया जाए तो इनसे कौन सी गैस निकलती है? तो आप कहेंगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो इस रूम से बाहर इस गैस का धुआं एक थोड़ा सा भी नहीं निकल पाएगा और यह रूम जो है पूरा धुएं से भरा जाएगा। तो अब ये व्यक्ति जब ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं कि जब सांस लेगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके शरीर के अंदर जाएगी और यह एक विषैली गैस होती है, जिस वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि एक सील की गई जगह में कोयला या लकड़ी का कोयला जलाना खतरनाक क्यों होता है? तो आपका आंसर होगा इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि विषाक्त अर्थात क्या होती है? जहरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे आप लोग क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, तो देखिए ये हुए हमारे साइंस के क्वेश्चन समाप्त। तो अब रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। साइंस के क्वेश्चन हमारे पूरे समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने जीके और एमपी जीके, करेंट, जीएस और साइंस के क्वेश्चन देखें कि इस शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये अब आपकी आगे की पीडीएफ है जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो इनका सॉल्यूशन भी हम लोग करा रहे हैं, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप लोगों को सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो आप लोग हमें हमारे इस नंबर पर, जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया था, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी आप हमसे सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आसानी से हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपका आने वाले पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, एमपी कांस्टेबल, एसआई जैसे एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।